हाथ नहीं उठ रही है, सर्वाइकल में इतना प्रॉब्लम हो गया, हाथ हैंड इज नॉट फंक्शनल, he couldn't able to hold a glass. उनको समझ आता था यार $500 वर्थ है जो हमने अब खर्च करा है, नहीं तो हमारा तो सर्जरी हो जाती, पता नहीं क्या हो जाता, हमने सालों साल जो है दवा खा के उसको दबाया है. What we can do, like we have to do a better service, we can help them, but one day will come that will stop all their work. उस दिन आ जाएगी, like they can't stand anymore. घर पे बिल्ली होगा शायद, डॉग होगा, कुत्ता होगा, so नहीं तो हम स्ट्रीट में देखा होगा. So ये बिल्ली, कुत्ता और एनिमल्स, एनी एनिमल्स आफ्टर a sleep, नींद के बाद उठ के they used to stretch their body. Right. Actually it is very essential. नमस्कार, नोवा टॉक्स में आपका स्वागत है. मेरा नाम है भारत मोंगा. आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अजय नायर. तो आज बात करते हैं डॉक्टर अजय नायर से और समझते हैं फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिसेस के बारे में. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में. कैसे हैं आप? सो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको कायरोप्रैक्टर बनने के लिए किस चीज ने इंस्पायर किया? I'm sorry to say that मैं कायरोप्रैक्टर नहीं. मतलब मेरा डिग्री बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मैंने किया है, मास्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी मैंने किया है, फिर उसके ऊपर यूएसए से मैंने डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी किया. दैट इज द हाईएस्ट डिग्री इन दिस स्ट्रीम. तो मेरा डिग्री ऐसे है. तो both लोग actually people have that misconcept that ये इंडिया में chiropractor है. बहुत लोग मुझे पूछा भी है because people are coming from USA and Canada and everywhere, so they have that question. इंडिया में chiropractor है सर? हाँ, होना, क्योंकि हम देखते तो हैं YouTube के ऊपर रोज वीडियो आ रहे हैं, उसमें स्टैंड में किसी को बिठाकर फंसाकर ऐसे हड्डी चटका रहे हैं, वैसे हड्डी चटका रहे हैं, और वो अपने नाम के आगे उन्होंने chiropractor लिखा हुआ है. जी, एक्चुअली इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को भी पता नहीं, एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी पता नहीं कायरोप्रैक्टिक. आप एक चीज आप ट्राई करना, गूगल पे कायरोप्रैक्टिक कोर्सेस, डिग्री कोर्सेस. मिनिमम एक्चुअली एक कायरोप्रैक्टर बनने के लिए एक डिग्री कोर्स है, 5 इयर्स का कोर्स है. यूएसए में, अमेरिका में है लाइक 5 इयर्स का कोर्स. उसमें एक्चुअली इससे डॉक्टरल कोर्स. इंडिया में ऐसे वाला कोर्स नहीं है. इंडियन गवर्नमेंट भी एफिलिएटेड नहीं किया है. तो those who are talking they are chiropractitioners, I don't think that they have a proper degree. फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेस है, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है. These are actually very unethical. तो फिर आप पूछ सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ. तो उसका हमारा फिजिकल थेरेपी में there is a technique called high velocity low amplitude thrust. Okay. So same like that. So there is a phrase called same wine different skin. Okay. तो आप सेम चाय है बट डिफरेंट कप में आप उसको सर्व किया तो that the चाय इज सेम बट द कप आर डिफरेंट. तो सेम लाइक दैट हमारा स्ट्रीम में भी डिफरेंट अलग अलग स्ट्रीम है. वन इज फिजिकल थेरेपी, वन इज ऑस्टियोपैथी, वन इज कायरोप्रैक्टिस. सो कायरोप्रैक्टिस एंड ऑस्टियोपैथी इंडिया का बाहर ही है. इधर भी इंडिया में कुछ लोग ऑस्टियोपैथी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन भी देते हैं. दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस थिंग. तो इंडिया में अभी पॉसिबल फिजियोथेरेपी है. तो ऑस्टियोपैथी में वो मैनिपुलेशंस बोलती है, कायरोप्रैक्टिक में कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट बोलती है, फिजिकल थेरेपी में हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट. सो दिस इज द फैक्ट. कोई यहाँ से यूएस में जाकर अगर कायरोप्रैक्टिक का कोर्स करके आ जाए तो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट उसको जो है मान्यता देगी? I don't think so sir, because हमारा ह्यूमन रिसोर्स में HR डिपार्टमेंट में हमारा हर स्टेट में होगा HR डिपार्टमेंट. तो HR डिपार्टमेंट के पास एक लिस्ट ऑफ एजुकेशन, लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, मास्टर डिग्री, सबका एक लिस्ट है. उसमें मैच नहीं किया तो दे वोंट डू एनी एफिलिएशन. HR डिपार्टमेंट स्टैम्प नहीं करेगा. तो मुझे नहीं लग रही है इट इज पॉसिबल, बिकॉज ये फर्स्ट नोटिफिकेशन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को वी हैव टू नोटिफाई दैट ऐसे वाला कोर्स है, उसको एफिलिएट करना है. उसका एक बड़ा प्रोसेस है. इट विल टेक सम टाइम फॉर दैट. राइट, गॉट इट. सो मतलब आपके हिसाब से कि लीगली कोई भी कायरोप्रैक्टर इंडिया में नहीं है? लीगली कायरोप्रैक्टर नहीं है. बट सर मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक अभी देखो, अभी फिजियोथेरेपी में हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट सेम चीज है.
ओके वो कर रही है, वो गलत नहीं है, दैट इज राइट एक्चुअली. आई मीन एथिकली इट इज रॉन्ग but technically it is right. So but even though many students are asking me, I am in this field for last 20 years. India में भी, abroad में भी मैंने काम किया है, Saudi Arabia में, I mean Egypt में, so I traveled a lot. So all these country I worked and उसमें मुझे like because of that many students are coming to me and they are asking me, sir मुझे भी सीखना है. तो उन लोगों को मैं सब लोगों को यही चीज बोल रहा हूँ, टेक्निक के पीछे मत भागो, बिकॉज टेक्निक कैन गेट रॉन्ग. तो आपको कोई भी अभी वीडियोस आपने बोला कायरोप्रैक्टर वीडियो देख के लोग अपने आप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेमैन आल्सो ट्राइंग टू डू दिस ऑल दीस थिंग्स, तो दैट कैन गेट रॉन्ग. रिसेंटली आल्सो आई हर्ड दैट समवन गॉट पैरालिसिस हो गया सर्वाइकल करेक्शन करके. So it is very, very crucial and very dangerous thing, and it is very bad name for other clinicians also, those who are doing good also. So don't practice this. It is actually, it should be notified. You should not practice by anyone, those who don't know about the human body. Because इसका major basic subjects क्या है, उसको बोलते हैं anatomy. Anatomy is the form and structure of the body. The study of the form and structure. Body कैसे बना है, क्या क्या है, उसके बारे में study करना है. Anatomy. And the another subject is physiology. Physiology means हमारा body को एक function है. तो हमारा अभी मेरा हाथ ऐसे हिल रही है, सारी चीज में हमारा स्किन का फंक्शन, हमारा ऑर्गन्स का फंक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स का, हमारा हड्डी का, हमारा मांसपेशी का, ये सारी उसका सबका अपना अपना फंक्शन है. तो उसके बारे में पढ़ाई करने वाला वो सब ऑब्जेक्ट को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं. देयर इज अनदर वन सब्जेक्ट कॉल्ड पैथोलॉजी. तो ये नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से कुछ भी चेंजेस होगा उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं. दैट इज व्हाट अ पेशेंट इज. एक पेशेंट हमारे पास आ रही है, पेशेंट इज इन अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. माइट बी इंजरी होगा, माइट बी इन्फेक्शन होगा, व्हाटएवर इट इज, द पेशेंट इज इन अ पैथोलॉजिकल स्टेट. सो वी कॉल इट एज, तो किसी का वॉकिंग में प्रॉब्लम है तो हम बोलेगा पैथोमैकेनिज्म. तो वो पेशेंट नॉर्मल नहीं चल रही है, उसको कुछ दिक्कत है, दे हैव अ बैक पेन, दैट इज अ पैथोमैकेनिज्म. So यही है basics of subject. If someone knows the basics of subject, then only they can do all these things. Even in every medical practice, in different medical practice है, different degrees है, तो ये सारी चीज में यही है basic human body के बारे में हमको कितना पता है, उतना हमारा ट्रीटमेंट भी आसान होगा. I mean treatment also will become effective. Okay. एक बात बताइए आप मुझे, जैसे कोई किसी के पास, हमने देखा है इसमें वीडियोस में, वो गले में टॉवल पहन के ऐसे खींचते हैं, पैर खींचते हैं, उसमें से जो है टक टक कट कट इस हर तरीके की आवाजें आती हैं. ये कितना इफेक्टिव होता है? किसी को खींचने से कोई कैसे ठीक हो सकता है? एक्चुअली उसमें इफेक्टिवनेस है, क्योंकि उधर एक हमारा जॉइंट, एक्चुअली हम कितना काम कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ लोग मुझे पूछा भी है, मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे ऐसे वाला दिक्कत आ रही है, मुझे बैक पेन हो रही है. जी देखो, आप बैठ रहे हैं ना, वो भी काम है. आप सीधा बैठ रहे हैं, वो भी काम है. आपको सीधा बैठ नहीं सकते, मतलब आपका मांसपेशी काम नहीं किया तो आप ऐसे यू विल फॉल डाउन. तो वो नहीं है. हमारा बैठने में, खड़े होने में भी, आई मीन कुछ लोग बोलते हैं आई एम वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कुर्सी में बैठ के काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बैक पेन है. एक्चुअली उस टाइम भी हमारा मांसपेशी वर्किंग है. तो उसमें क्या है, लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ऐसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, टॉवल फंसाकर या ऐसे हाथ से जोर से खींचते हैं, उसमें बहुत सारी वो हड्डियों के चटकने की आवाज आती है, साउंड आता है, तो उससे ठीक कैसे होता है? एक्चुअली वही है. तो इसलिए मैंने पहले भी मेंशन किया था, बॉडी को राइट मैकेनिज्म में लेके आना है. मतलब एक बॉडी राइट पोजीशन में नहीं है, तो मतलब हम एक बंदा सीट में, कुर्सी में बैठ रहे हैं, सुबह से शाम तक कंप्यूटर इंजीनियर है, उनका बॉडी राइट अलाइनमेंट में नहीं है, तो एक पोजीशन में बैठ रहे हैं, तो फिर खड़े होने के टाइम उनका बॉडी राइट पोजीशन में आना है. हम उसको बोलते हैं राइट एनाटॉमिकल पोजीशन. ये हमारा बॉडी में इधर से हेड से टो तक 206 हड्डियों है. ये 206 हड्डियों राइट पोजीशन में आना है. राइट पोजीशन में नहीं है तो उसमें दर्द होगा. तो दैट इज द रीजन फॉर द पेन. सो पेन के बारे में बहुत इलॉबरेटिव है, हम एक दिन पूरा वीडियो करना पड़ेगा उसके लिए एक्चुअली, बिकॉज एक आपको पेन आ रही है, एक मॉस्किटो काटे तो भी आपको पेन फील कर रहे हैं, वो अलग है. स्किन से बोन, हमारा सारी चीज में हमारा पेन रिसेप्टर्स है, उसको बोलते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स.
तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स कंडक्ट करके हमारा स्पाइनल कॉर्ड आके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन आते हैं. सो दैट इज हाउ वी आर परसीविंग द पेन. सो सेम लाइक दैट हमारा मसल्स में, हम एक बंदा सुबह से शाम तक बैठ रही है, काम कर रही है, तो फिर शाम को उठने के टाइम उनको खिंचावट आती है, ड्राइविंग करने के बाद उनको खिंचावट आती है. एक्चुअली क्या है, लाइक वो हड्डी राइट पोर्शन में नहीं आ रही है क्योंकि उनको मसल्स में वो ताकत नहीं है राइट पोर्शन में लेके आने के लिए. तो कायरोप्रैक्टिशनर, सो कॉल्ड कायरोप्रैक्टिशनर और दोज हु आर एडजस्टिंग द बोन, वो क्या हो रही है, लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक द बोन इन इट्स राइट प्लेस. वो किस प्लेस में होना चाहिए उस प्लेस में पुश कर रही है. लेकिन आपको इसमें ये चीज नहीं लगता कि हमारे मसल तो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे बोन को, राइट? क्योंकि हम बैठे हुए हैं, बैठने की वजह से हमने अपने मसल वीक कर लिए. अब मसल वीक हो गए तो मसल वीक होने की वजह से बोन जो है अपनी पोजीशन से अलग हट रही है. तो अगर हम रेगुलर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कराते लेंगे लेकिन मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, एक्चुअली वो नहीं है. देखो जी, इसमें कुछ चीज है, मतलब बॉडी एडजस्टमेंट आपने सही क्वेश्चन एक्चुअली पूछा. उसमें दो पार्ट है. मतलब एक, हम बॉडी को एडजस्ट करने के टाइम, इफ इट इज मैं नहीं मान रहा हूँ, मतलब एक बंदा लाइक आपके जैसे एक आदमी वीक ऐसे नहीं होती, लाइक यू आर स्टैंडिंग, यू आर डूइंग ऑल द एक्टिविटी, बट फिर भी लाइक आपका हड्डी का रॉन्ग पोर्शन के वजह से आपका मसल्स में वीकनेस होगा. तो उसका मतलब नहीं है आपका मसल वीकनेस के लिए एक ग्रेडिंग होती है हमारा 1 to 5, 1 2 3 4 5. तो मसल पावर नॉर्मल है, मतलब आपको नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं आप, अभी भी आप कर सकते हैं, आपका सारे मसल्स काम करेगा. उसका मतलब नहीं है आपका मसल्स वीक है. नो, आपका मसल वीक नहीं है, बट हड्डी का पोर्शन चेंज होने की वजह से आपका मांसपेशी में खिंचावट आ जाएगी. तो खिंचावट आने की वजह से आपको दर्द होगा. ये खिंचावट, तो अगेन आई एम कमिंग टू द मसल वीकनेस, ये खिंचावट एक लिमिट के ऊपर गया तो सो दैट इज ए मसल स्ट्रेन, मसल इंजरी, उसके वजह से वीकनेस होने का चांसेस है. तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड रॉन्ग पोजीशन में बैठने के कारण बोन्स जो है वो गलत पोजीशन के अंदर सेट हो जाती हैं, उसकी वजह से मसल्स के ऊपर जो है स्ट्रेन आने लग जाता है और फिर मसल्स वीक होने लग जाते हैं, राइट? Yeah, exactly. Recently someone asked me, सर बैठने के वजह से हमारा बैक पेन हो जाएगी. Yeah, exactly, yes. वो स्टडीज already proved है, because हम बैठ रहे हैं हमारा बटक से, तो हमारा बटक्स का मसल है ना, हम ग्लूटियस मसल बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, the major muscle. That muscle is helping a person to stand upright. तो हम खड़े होने के टाइम वो मसल्स काम करना चाहिए हमारा हिप को सीधा करने के लिए. वो मसल्स काम नहीं किया तो हमारा बैक पेन हो जाएगी. सो दैट इज एक्चुअली, तो ये क्या हो रही है, समवन इज सिटिंग, बैठने के टाइम उस मसल में खिंचावट आ रही है. उस एक्चुअली हमारा पेल्विस भी, हमारा हिप भी ऐसे रोटेट होके ऐसे आ रही है, उसके ऊपर हम दबा के बैठ रही है. सो मसल वीकनेस होने का चांसेस डबल है. ऑलराइट, ओके. अच्छा, पेन से मुझे याद आया, there is a term called pain management. Yes. In medical science. Yes. Right. Exactly. And I believe pain management is nothing but simply you just take painkillers. That's it. It is actually बहुत लोगों को मैं कुछ सच बोलेंगे तो बहुत लोगों को मेरा ट्रीटमेंट, मेरा पास आने वाला लोग एक्चुअली सबको पेन है प्रॉब्लम. पेशेंट्स को है ना, लेमैन, आप इंजीनियर होगा, आप आईएएस ऑफिसर होगा, नहीं तो आप फार्मर होगा, नॉर्मल एक शॉपकीपर होगा, बट आपके लिए पेन ही है बस. राइट. आपके लिए ज्यादा मेडिकल टर्म्स कुछ नहीं सुनना. आप पैसा दे दोगे, आप सर्विस ले लोगे, मुझे पेन है, अभी पेन नहीं है. दीज आर द टू फैक्टर्स दे नो. मैं पेन से आया, अभी मुझे पेन नहीं है. सो दीज आर द टू वर्ड्स दे नो. सो इन बिटवीन क्या प्रोसेस चल रही है, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज उनको नहीं सुनना है. तो पेन मैनेजमेंट, पेन एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग. अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ब्लेसिंग. इट इज अ साइन, इट्स अ सिम्पटम. सो लोगों को, आपको पता चला एक मॉस्किटो आपको बाइट कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, यू आर सो ब्लेस्ड. आई यूज्ड टू टेल ऑल द पेशेंट्स दैट यू आर सो ब्लेस्ड. आप बहुत ब्लेस्ड हो बिकॉज आपको पेन फील कर रहे हैं. बहुत लोगों है पैरालिसिस पेशेंट्स है, even they couldn't able to understand what is happening. Even उनका पैर काटा है तो भी उनको समझ नहीं आएगा क्योंकि कनेक्शन ही नहीं. एग्जैक्टली. पेन जो है वो सिम्टम है किसी प्रॉब्लम का.
राइट, एंड हम सिम्टम्स को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। यस हम उसमें मेन पॉइंट में आ गए तो इट इज हम उसको दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। वन इज पॉजिटिव ट्रीटमेंट फॉर द रीजन, कारण के लिए। एक आपने बोला ना दर्द, पेन के लिए एक्चुअली पेन गेट लॉट ऑफ साइंस इज देयर इन बिटवीन। सो पेन के लिए मैं मेरा पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, लाइक मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ, लाइक पेशेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेन के लिए बस आप आ गए तो आपको मेरा सर्विस आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो आप है ना ₹2 के अंदर ही पड़ेगा एक पेन किलर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर से अभी मार्केट में आप वो ले लो। वो पेन किलर आप लेने के टाइम आपको पेट के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगी, आपका ब्लड में जाएगा, इट विल ब्लॉक योर थैलेमस, सो यू विल नॉट फील द पेन, दैट्स इट। तो बट आपका प्रॉब्लम विल स्टिल परसिस्ट, आपका प्रॉब्लम उधर ही रहेगा। तो आपको प्रॉब्लम को ट्रीट करने तो वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज में हम काम करना है। आपको पेन क्यों आ रही है, तो आपको पेन क्यों आ रहा है उसमें काम करेंगे तो योर पेन विल बी ओवर। I'll share a story with you. Why did I ask this question? Pain management मैंने क्यों पूछा था आपसे, मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। So it's year 2000, ठीक है, आज से लगभग 24 साल पहले की बात है। मैं जो है एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करा करता था। वहां पर हमारा जो कैंपेन हुआ करता था दैट वाज यूएस बेस्ड कैंपेन। तो उसमें हम डायलिंग करते थे कायरोप्रैक्टर्स के लिए, ठीक है। सो तब मुझे फर्स्ट टाइम कायरोप्रैक्टर के बारे में समझ आया था, सुना था मैंने इस टर्म के बारे में। इंडिया में तो तब मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी को पता हो कायरोप्रैक्टर क्या होता है। तो जो यूएस गया होगा, वहां थोड़ा टाइम रहा होगा, उसको पता होगा कि कायरोप्रैक्टर क्या होता है। सो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत महंगा था वो ट्रीटमेंट जो है वहां पर। तो एक अपॉइंटमेंट के या एक सेशन के $500-500 लिए जाते थे। कई बार $1000 वाले कायरोप्रैक्टर भी हुआ करते थे, और मैं आज से 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करा करते थे, हम लोकल बिजनेसेस को कॉल करते थे और उनसे हम पूछते थे कि क्या आपको नेक, बैक, शोल्डर पेन, किसी तरीके की प्रॉब्लम है। तो तब जो है हमको ये पता लगता था कि लोगों को रेगुलर पेन होती है because somebody's got a standing job, वो काउंटर पे खड़ा है 8 घंटे 9 घंटे, डबल शिफ्ट लग गई उसकी, ठीक है, उसका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, हाई हील्स पहनी हुई है, राइट। कोई बूट्स पहन के काम कर रहा है अपना, उसके पब में है, उसको बूट्स पहन के ही रखने हैं, हमेशा हाई हील्स वाले बूट्स पहनने हैं। सो किसी कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम होती रहती थी। तो वो क्या करते थे, यार $500 कायरोप्रैक्टर के पास क्यों खर्च करें, हम दवाई आती है एक पेन किलर, लेट्स टेक दैट पेन किलर। तो वो क्या करते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, फिजिशियन के पास। फिजिशियन इसको बोलते थे पेन मैनेजमेंट, राइट, कि आपको एक दवाई दे दी, खाली। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जब दर्द हुई, आपने दवाई खाई, आप काम पे चले गए। सो यू नेग्लेक्टेड द पेन, राइट, किस कारण से हो रही है, आपने उसका रीजन नहीं ढूंढा। सो वो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जो है उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाया करती थी। फिर वो कायरोप्रैक्टर के पास जाते थे, वहां पर वो एडजस्टमेंट होती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट होते थे, सब कुछ होते थे। फिर उनको समझ आता था यार $500 वर्थ है जो हमने अब खर्च करा है, नहीं तो हमारा तो सर्जरी हो जाती, पता नहीं क्या हो जाता, हमने सालों साल जो है दवा खा के उसको दबाया है। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन था जो हम डायल किया करते थे, फ्री कंसल्टेशन दिलवाया करते थे उसमें। तो मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाली जो प्रॉब्लम यूएस में हमने देखी थी कि खाओ गोली खाओ और काम पे चलो, वो इंडिया में भी आती है। अभी इंडिया में भी है, हाँ ऐसे ही। और ये इंडिया में पता है किस तरीके से शुरू हुई है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो लोग जैसे कहते हैं ना कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाला सीन है, कि कम सैलरी है, वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो हरी पन्नी वाली गोली आती है ₹2 की, वो कई केमिस्ट से लिए खाया और काम पे चल। मेडिकल सपोर्ट नहीं है ना, मेडिकल सपोर्ट नहीं है भी तो अगर वो 2 दिन 3 दिन जो है घर पर बैठेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनकी सैलरी कट जाएगी। तो ये भी डर बहुत सारी चीजों के अंदर है। तो वो समाज के बिल्कुल हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं एकदम। तो ₹500 ₹700 ₹1000 इतना ही कमाना है, 2 दिन गए तो ₹2000 चले गए उनके, तो उनको ये बड़ा जो है वो होता है। तो ऐसे लोग जो है उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? That those who can't afford this, who can't afford the chiropractors, like actually it is very important thing because हमारा भी लोग हमारे साथ भी लोग काम कर रहे हैं, उनको भी लेबर चार्ज हम देना पड़ेगा ना, like if they are working we have to pay for them also. It is actually a challenging factor.
so it is becoming for a niche community now. ये हमारा सर्विस एक्चुअली नॉट एवरीवन couldn't able to take it. बहुत लोग हम उसके लिए भी मैंने एक पेशेंट मैंने वो स्टोरी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आप भी स्टोरी बोला, सो सिमिलर लाइक दैट एक पेशेंट आया था पंजाब से, तो वो दिल्ली विजिट किया था कुछ फंक्शन के लिए, तो वो मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रही है, तो मेरा वीडियो देख के सो उन्होंने फोन किया, तो कॉन्टैक्ट नंबर था, उसमें फोन करके पूछा मुझे सर से मिलना है, तो आया, वो ट्रीटमेंट वो कंसल्टेशन किया, असेसमेंट किया, उनका प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया, उनका रूट कॉज फाइंड आउट हो गया, हम उसमें काम करने के शुरू कर दिया. सो ट्रीटमेंट के पहले हम उसका खर्चा वगैरह बोला, तो उन्होंने बोला सर ये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, आई कांट अफोर्ड दिस. सो उन्होंने पूछा what I answered is actually it was a real answer. So I know that situationally, according to the situation, he can't pay that, it is very expensive for him. So I told him आपके पास क्या है वो दे दो, but I am not going to change my bill because ये मेरा हमारा एक वैल्यू है, इसके लिए इट्स अ वैल्यू एडेड सर्विस, हमारा वैल्यू हम ऊपर ही रखा है, but if you are not able to afford it, that is okay, that is your part, we are okay with that. तो आपके पास क्या है आप वो पे करो, आप करो, but it is not possible with everyone, I am telling you. So आपका क्वेश्चन वेरी जेन्युइन क्वेश्चन है, but उसके लिए हमारा गवर्नमेंट should do something for that, because still be it is in a very pathetic condition. CGHNS में भी हमारा लिस्टिंग नहीं है, पुराना जमाने का 30 इयर्स पहले बैंड मशीन्स, SWD ऐसे वाला कुछ मशीन्स है, वो सेम मशीन्स का बिल्डिंग है अभी भी CGHNS. तो ऐसे वाला चीज हमारा हम पॉसिबली नहीं है. वी कैन नॉट इवन हमारा लेबर चार्ज भी उसमें नहीं होगा, फिर वी कैन नॉट पे फॉर अवर एम्प्लॉइज. सो दैट इज एक्चुअली ए क्रूशियल पार्ट. सो गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग फॉर दैट. सम मेडिकल इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग have to do it. अभी बहुत सारी चीज रिवाइज हो गया है, बट फिर भी हमारा उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिला. बट मेनी पीपल, आपने सही बोला, स्पेशली आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. देखो जी, अभी पेशेंट है ना, हमारा इंडियन सिस्टम आपने बोला है ना, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. कोई भी पेन है, छोटा चीज है ना, वी विल पुट सम क्रीम, ऑइंटमेंट, पेन किलर स्प्रे, एक गोली, ₹1 का ₹2 का पेन किलर गोली खाके they will run for their work. काम के लिए जाना है, नहीं तो मुश्किल है, उनको 25,000 30,000 इनकम होगा, सारी फैमिली को मेंटेन करना है, तो they have to run for their work. But one day will come that will stop all their work. उस दिन आ जाएगी, they can't stand anymore. ऐसा वाला कंडीशन है. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेरे साथ आके, they were crying, what to do, they don't have any choice. हाथ नहीं उठ रहे, सर्वाइकल में इतना प्रॉब्लम हो गया, hand is not functional. He couldn't able to hold a glass. चाय पीने के लिए ग्लास भी पकड़ना मुश्किल है, 1 मिनट खड़े होने में मुश्किल है, ऐसा वाला पेशेंट आके. तो what we can do, we have to do a better service, we can help them, but it is not possible with everyone. And most important thing, ये पेशेंट में क्या बोल रही थी, ये पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, वो पेशेंट एक्चुअली इन अ वेरी बैड कंडीशन. एक दिन का चीज नहीं है, 2 दिन का नहीं है, मे बी इट वेंट टू मेनी मंथ्स, सालों का प्रॉब्लम होगा. तो हमारा बॉडी में एक चीज है अडेप्टेशन. आप बैठ रहे हैं ना, आपका एक अडेप्टिव पोजिशन है, आप उस पोजिशन में अडेप्ट हो गया. सो सेम लाइक दैट, हमको कुछ भी चीज शुरू करने में, whatever good or bad, there is no good or bad according to me. So it's all about हमारा perception है. आपका अच्छा, मेरा मे भी अच्छा नहीं होगा, मे भी मेरा बुरा होगा. So सबका अलग अलग है. So हम बॉडी को करेक्ट करके वो 21 डेज वो मेंटेनेंस करना है. तो हम ट्रीटमेंट के बाद भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कैसे बैठना, कैसे लेटना, हम आपको सिखाएगा आपका बॉडी के हिसाब से. हर सबका अलग अलग है. आपके पास मेजॉरिटी किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? किस टाइप का मतलब होम मेकर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, या सब तरीका है, फिजिकल थोड़ा वर्कआउट, सब तरीका है, जिम गोअर्स,
रनर्स, सब तरीका है, एथलीट्स है। अभी देखो श्री फोर्ट इस उस एरिया में हमको सारी स्पोर्ट्समैन, सो इधर हमारा इधर रजौरी टैगोर गार्डन एरिया में सारी होम मेकर्स है, लाइक एम्प्लॉयज है, आई मीन वर्किंग प्रोफेशनल बिजनेसमैन। डिसीज एक्चुअली प्रॉब्लम्स है ना, ये पर्टिकुलर जनता के लिए नहीं है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा हो गया, वी डोंट नो हाउ टू सिट। तो वे काम करते हैं इसमें, हम ना एक एक कैटेगरी पिक करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे हाउस वाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं, इनको सबसे ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम होती है और ये क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं वो? जी देखो, यही है, लाइक हम उस तरीके पे हम कैटेगरीज नहीं कर सकते। हमारा कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट तरीके पे जाना पड़ेगा। मतलब हमारा सुबह मॉर्निंग से लाइक शाम तक, रात तक बेड जाना है ना, उस टाइम तक हम क्या क्या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वही तो वो क्या गड़बड़ करते हैं यूजुअली होम मेकर्स हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, वो क्या गड़बड़ करते हैं? लाइक मेजर थिंग है सर, अभी देखो हमारा पास फ्रोजन शोल्डर इज वेरी रेगुलर हो गया, अभी बहुत लोगों को रेगुलर हो गया, स्पेशली आफ्टर 50 उम्र के बाद, एंड पीपल हैव डायबिटीज ऑल्सो। तो किसी को डायबिटीज है, वो फ्रोजन शोल्डर ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए मैं मेजरली बोल रहा हूँ, उन लोगों को मेजर कॉज मैंने देखा है, लाइक दोज हु आर स्लीपिंग ऑन द साइड, करवट लेटने वालों को ज्यादा दिक्कत है फ्रोजन शोल्डर का। अच्छा, तो करवट लेटना नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग पोस्चर हम ठीक करना है। मतलब बेस्ट पोजिशन विच आई नोटिस इन माय क्लिनिकल 20 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, व्हाट आई नोटिस इज द बेस्ट पोजिशन टू स्लीप इज उल्टा लेटना, चेस्ट पे, हाँ पेट पे लेटना बेस्ट पोजिशन है। इवन सीधा लेटना कंफर्टेबल नहीं है। सीधा लेटने में एक्चुअली हमारा स्पाइन, सब लोग बोलते हैं स्पाइन सीधा करो, स्पाइन सीधा नहीं होती, दैट इज अ ब्लंडर। स्पाइन सीधा नहीं होती, स्पाइन में एक्चुअली एक कर्व है, सर्वाइकल में एक लोडोटिक कर्व है। सर्वाइकल मींस, सॉरी ये भी कुछ लोगों को सर्वाइकल सुनने में डर लगता है, नो, सर्वाइकल इज नॉट अ डिजीज, सर्वाइकल इज दिस एरिया, नेक को हम सर्वाइकल बोलते हैं, ये थोरैसिक एरिया है, लंबार एरिया है, ठीक है। सो ये एरिया नेक एरिया, सर्वाइकल एरिया में एक कर्व है, लोडोटिक कर्व, इधर उल्टा है, काइफोटिक है, इधर लोअर लंबार एरिया, लोअर बैक में भी लोडोटिक कर्व है। ये तीन एरिया को भी मेंटेन करना है। सो सीधा लेटने के वजह से कुछ लोगों को whoever is sleeping over their back, एक्चुअली हमारा स्पाइन सीधा हो जाएगी, सीधा नहीं होना चाहिए। सीधा किसको है? बच्चा, बाय बर्थ, infant children only have सीधा spine. So those when they started to sit straight or then they started to stand straight, automatically spine का shape change हो जाएगी। तो that is the for sleeping posture। फिर बैठने का तरीका, आप कैसे भी बैठो, if you are fit enough you can sit in any shape, any direction, you can sit anyhow, but याद रखना जी 15-20 मिनट के ऊपर एक पोजीशन में नहीं बैठना। ओके, सो दैट इज अ बेटर वे। हम देखो कुछ लोग बोलेगा, इवन डॉक्टर्स भी, आई मीन पेशेंट्स पूछे सब कैसे ऐसे बैठ सकते हैं। मैंने बोला आप एक काम करो, एक स्टिक खाओ, इधर से ऐसे डालो, then you can sit straight। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली, हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। डॉक्टर्स भी ऐसे बोलते हैं, नहीं आप है ना सीधा बैठना है, सीधा नहीं बैठ रहे हैं ना आप, इसलिए आपको बैक पेन है। लॉजिकली पॉसिबल है? सुबह से ऐसे फैटिग हो जाएगा मसल, वी विल गेट टायर्ड, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे भी बैठो, आप ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, आप ऐसे बैठो, बट एक पोजीशन में 15-20 मिनट के ऊपर नहीं बैठना। हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी लिविंग है, इट्स लिविंग ह्यूमन बॉडी, उसको थोड़ा हिलाना है। हाँ, ये क्या प्रॉब्लम क्या है, हम सुबह से रात तक एक ही पोजीशन मेंटेन करके, कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठे तो ऐसे बैठेगा, सो दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। तो गैप दे दो, गिव अ ब्रेक इन योर सिटिंग पोजीशन आल्सो, सो दैट इज वेरी इफेक्टिव। एंड देन स्टैंडिंग में आओ। स्टैंडिंग में आने के टाइम देखो, हर व्यक्ति का स्टैंडिंग अलग है, कुछ लोग ऐसे खड़े होगा, कुछ लोग ऐसे खड़े होगा, कुछ लोग ऐसे खड़े होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट आवर फुट। हमारा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाट सो उसमें वो किसी का भी बराबर नहीं होती, किसी का भी बराबर नहीं होती, क्योंकि हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। हम फिजिक्स में हम ऐसे बोलते हैं, लाइक इट्स कॉल्ड पैरेलल रूल। मतलब हमारा बॉडी में वी कॉल इट एज हेड, आर्म्स एंड ट्रंक, ये सारी वेट हमारा
दोनों पैर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए according to the rule, according to physics. But it is not happening. It won't happen according to our dominancy. आप राइट हैंड रहे तो आपका बॉडी में इधर टाइटनेस रहेगा. When you are standing, आपका पैर भी चेक करो, आपको पता चलेगा. आपका if you are a right hand dominant person, आपका लेफ्ट पैर will be longer and the right will be shorter. Okay. Everyone has that. अच्छा, मैंने ये तो सुना था, एक बार मैंने सुना क्या था, मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप लेफ्ट आइड होगे, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप राइट आइड होगे. मतलब आपको लेफ्ट की चीज, अगर आप राइट हैंडर हो तो आपको लेफ्ट की चीजें पहले दिखेंगी और वो ज्यादा क्लियर दिखेंगी, राइट की कम दिखेंगी. बट ये आपने नई चीज बताई. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. लाइक हमारा बॉडी में अलाइनमेंट में अलग अलग होगा. सो दैट इज व्हाई आपको एक ग्लास चाय दे तो यू विल टेक इट विद योर राइट हैंड ओनली. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हैबिट, इट इज बिकॉज ऑफ योर कंट्रोल फ्रॉम योर ब्रेन. बस उसका मतलब है, अभी भी देखो, आपको अभी कैमरा में आपको दिख रही है, ठीक है, आपका हेड इज नॉडिंग, बेंडिंग टुवर्ड्स राइट साइड. क्यों? उसका मतलब मुझे पता है यू आर अ राइट हैंडर बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड योर हेड इज साइड में ऐसे राइट साइड बेंड हो रही है. राइट. उसका मतलब है यू आर अ राइट हैंड डोमिनेंट पर्सन. ओके. सो दैट इज द रीजन. सो सेम लाइक दैट हमारा बॉडी में राइट साइड बॉडी में एक शिफ्ट होती है इफ यू आर अ राइट हैंड पर्सन. So when you are standing, आप खड़े होने के टाइम आपका वेट पूरा राइट में जाते हैं. So you are sometimes your left leg will be work like a stand, and आप वेट आप लेफ्ट में stand आप ट्राई किया तो what will happen? The whole weight will go to the left. Okay. So when you are into action, आप वॉकिंग रनिंग वगैरह करने के टाइम लोगों को क्यों ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? फ्लैट, आई मीन वी कॉल इट एज प्रोनेटेड फुट. पैर पूरा दब जाएगी, फिर शायटिका पेन आ जाएगी. ये क्यों? आपको भी मे बी शायद कभी आया होगा, आपको बैक पेन कभी भी आ रहे तो, हिप में पेन आ रहे तो आपका लेफ्ट में ही आएगा. 100% आपको लेफ्ट में ही आएगा. हाँ, मुझे कुछ साल पहले शायटिका पेन आया था. हाँ. और वो मेरे लेफ्ट में ही था. Yes, 100%. इस वजह से मैं prolonged hours standing. I can narrate the story. I can narrate your story because that is the body function. Because आपका body weight, अभी भी आप बैठ रहे हैं, अभी हमारा कैमरामैन को भी देख सकते हो आप कैसे बैठ रहे हैं. Your body is tending towards the right side. But आप खड़े होने के टाइम आप लेफ्ट में वेट दे रहे तो आपका पूरा बॉडी विल कम टू द लेफ्ट. ओके. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत इफेक्टिव है बॉडी करेक्शन का. बॉडी करेक्शन करके हम अलाइनमेंट, सो दैट इज अलाइनमेंट करने के बाद क्या हो जाएगी? इट विल फंक्शन वेल. तो हमारा इंजरीज, वी कैन प्रिवेंट इंजरीज, हमारा इंजरीज कम होगा. बॉडी करेक्शन से इंजरीज कम होती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक कल मैंने गोल्फ खेल रही थी, उस टाइम एक फेमस एक म्यूजिशियन है, ही वाज प्लेइंग नियर टू माय कोर्स, I mean range, next range में he was playing. So उन्होंने उनका शोल्डर ऐसे ही था. उन्होंने बोला मुझे इधर शोल्डर में पेन आ रही है. तो मैंने बोला आपका शोल्डर का अलाइनमेंट सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली एक बंदे का शोल्डर ऐसे होना चाहिए. एक दिस इज लाइक अ बॉल एंड सॉकेट. ओके, इधर एक बॉल है, इधर हमारा बोन है, इधर इसके एंड में एक बॉल है, इधर एक कप जैसे है. तो इसमें ऐसे मूवमेंट होना चाहिए, फ्री मूवमेंट. बट किसी का ऐसे है, किसी का शोल्डर ऐसे ऐसे. हम लोग देखा ना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव दैट, मेन और वुमेन. तो सबका मोस्ट ऑफ द पीपल देयर शोल्डर इज लाइक दैट. बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगी? द बॉल विल स्टार्ट टू हिट ओवर हियर. ओके. इसके वजह से देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन इन इंडियन मेडिसिन टेक्स्ट बुक. हमारा डॉक्टर सारी बताएगा आपको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, आपको रोटेटर कफ टियर है, आपको वो हो गए. हाँ, सीरियसली. एंड दे विल टेल इतना बड़ा रॉन्ग नहीं है जी, मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम और एनी अदर स्पेशलिटी. दे आर टेलिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज 100%. एक पेशेंट ने मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक पेशेंट ने मुझे आके पूछा, सर मेरे शोल्डर में बहुत पेन है, मैंने इधर 2-3 दिन पहले आया था, अभी मुझे पेन नहीं है. सेम चीज मैंने एक सर्जन के पास गया, सर्जन ने मुझे बोला सही है, उसमें क्या गलत है? अब सर्जन फिर क्या बोलेगा? सर्जन नहीं बोलेगा आपको होम्यो मेडिसिन खाने का, है ना? एक्जेक्टली. सर्जरी के बारे में ऑफ कोर्स स्पेशलिटी वही है. दैट इज हिज स्पेशलिटी. उसमें गलत नहीं है जी, उसमें गलत नहीं है. वी हैव टू थिंक व्हाट आर ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. हमारा स्पेशली हमारे इंडियंस का, दे आर टेलिंग आई एम अ कायरो प्रैक्टिशनर, आई एम दिस, आई एम दैट. सी
देयर आर, आपको ईच नूक्स एंड कॉर्नर्स में यू कैन फाइंड एक एक स्पेशलिटी। अभी नया नया चीज आ रही है, लोग ऐसे कुछ मैजिक करके ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज है। तो यू हैव टू फाइंड, आपको दिमाग है तो आपका दिमाग यूज करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द राइट पर्सन। वी कैन अंडरस्टैंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक नॉर्मली हमारा बॉडी में एक स्क्रैच भी लगा हो 48 आवर्स के अंदर उसमें फर्क पड़ेगा। तो आप अपने आप देख लो, मैं मेरा पेशेंट्स को बोल रहा हूँ 48 आवर्स के अंदर आपको फर्क आना चाहिए, नहीं तो मेरा ट्रीटमेंट गलत है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अच्छा, अब हमने वो तो कवर कर दिया कि क्या क्या उसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग आवर्स बैठते हैं उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, 15-20 मिनट उनको जो है एक पोस्चर में बैठना चाहिए, उसके बाद उसको पोस्चर को चेंज कर लेना चाहिए, कंफर्टेबल पोस्चर के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। हाउस होल्डर्स के लिए उनको प्रॉब्लम यूजुअली एक साइड पर सोने के लिए लोगों को प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर, उन लोगों को भी बैठने का भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बैठना भी, स्पेशली कॉम्फी सोफा पे नहीं बैठना, फर्म सरफेस में बैठना। आप वी कैन टेक टू सम वी कैन टेक आवर स्टोरी टू थोड़ा पुराना जमाने में। हमारा पुराने जमाने में ऐसे कॉम्फी सोफा नहीं था, पूरा लकड़ी का चेयर था। तो लकड़ी का चेयर का मतलब क्या है, 15-20 मिनट्स के ऊपर वी कांट सिट, नम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। तो अभी क्या है, हम एक दिन पूरा बैठेंगे तो भी ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा दब जाएगी, ज्यादा कंफर्टेबिलिटी जोन पे हम जा रहे हैं ना, एक्चुअली दैट इज एक्चुअली द मेजर इशू। तो बहुत सारी चीज हमारा लाइफ स्टाइल पुराना जमाने का है ना, थोड़ा सा हेल्थी था, अभी थोड़ा अनहेल्थी ज्यादा है, तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन वी कैन डू इट। अच्छा, नी पेन एक बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है, ज्यादातर हर किसी को नी पेन होने लगा है, छोटी एज में नी पेन शुरू हो जाता है लोगों को, उसके क्या रीजन हो सकते हैं और उसका प्रिवेंशन क्या है? इट इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन एंड वो छोटा सब्जेक्ट भी नहीं है। नी पेन एक्चुअली कुछ इंजुरी के वजह से भी हो सकती है, धीरे धीरे डीजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं उसको। एक्चुअली हमको भी पता नहीं है कैसे आ रही है, वेरी कॉमन, आपने सही बोला, द वर्ड इज वेरी कॉमन। आफ्टर 50-50 के बाद सबको है। तो ये भी ये सेम चीज है, लाइक हमारा पैर, फुट का मैल अलाइनमेंट, हमारा फुट को राइट पोजीशन में लेके आना है, उसके लिए हमारा फुट स्कैन्स है। बट बच्चों का क्या, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन दिस, इट इज नॉट ओनली एज, इट इज ऑल्सो हमारा हार्मोन्स का, अदर डिजीज स्पेशली थायराइड डिजीज एंड डायबिटीज। तो इस ऐसा वाला पेशेंट्स को जल्दी हीलिंग नहीं होती, तो सबको खिंचावट होती है, सबको कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। बट बच्चों को क्या अच्छा फैक्टर है, that they will get the healing is very faster than the aged people. So that is the reason they are not feeling any pain and they are playing and everything. But old people, ऐसे नहीं, old people को ज्यादा दिक्कत है, तो धीरे धीरे they will become crippled. फिर एक दिन डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा ठीक है जी मेडिसिन खा लो, एक एंटी इंफ्लेमेटरी दे देगा, एक पेन किलर दे देगा, फिर इंजेक्शन दे देगा। लोगों को लाइक लेमैन्स लैंग्वेज में ग्रीस का इंजेक्शन, ग्रीस लगा हो तो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। सो इट इज एक्चुअली a time period के लिए। After some time, the same doctor will tell you we have to do the surgery. So what is happening here? Actually ये भी इसको बोलते हैं बायोमैकेनिकल। सो बायोमैकेनिकल है, हमारा बॉडी में एक मैकेनिज्म है, दोनों हड्डी इधर ऊपर से नीचे से दोनों हड्डी एक साथ आके उसमें एक्चुअली एक स्पेस मेंटेन होना चाहिए। वो स्पेस में कुछ भी लेफ्ट और राइट, आगे पीछे कुछ भी चेंजेस है तो दैट एक्चुअली विल स्टार्ट टू द बोन स्टार्ट टू हिट ईच अदर। तो बोन एक्चुअली हिट हो रहे हैं ना, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस, डीजनरेशन स्टार्ट्स विद द बोन। सो उसमें कार्टिलेज है, उसके ऊपर कार्टिलेज पूरा वर्जन हो जाएगी, कार्टिलेज पूरा रब आउट हो जाएगी, उसके बाद बचा है बोन। तो बोन में टच होने के टाइम पेशेंट कंप्लेन बोलेगा पेन है, बिकॉज कार्टिलेज में उधर नर्व सप्लाई नहीं है, नीचे बोन में है नर्व सप्लाई। तो उस टाइम तक पेशेंट को थोड़ा ठीक है मसल में खिंचावट है, बस उतना ही बोलेगा। तो वंस बोन स्टार्ट टू हिट ईच अदर, सर्जन विल टेल वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। तो मुझसे आप पूछेंगे तो व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू अर्ली डिटेक्शन। हम इतना जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उतना जल्दी करना है। ये क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द मैल अलाइनमेंट, बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल। जस्ट इमेजिन करो जी, दो हड्डियों ऐसे है, इसके ऊपर है हमारा पूरा शरीर का बॉडी, आगे वेट है, पीछे वेट है, वॉट एवर इट इज, ये पूरा इसमें आ रही है। हम लोड लेके जा रहे हैं, हम बैग लेके जा रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, सारी वेट इसमें है।
easily it can get bad. बट उसके लिए क्या करना है, हमारा बॉडी को अलाइनमेंट करेक्ट करना है. तो मैं एक सिंप्लीफाई वे में मैं बताऊं तो मैं कुछ यूज कर रहा हूँ वर्ड अलाइनमेंट, करेक्शन. एक्चुअली सिंप्लीफाई किया तो आपको समझ आ जाएगी. लाइक हम लोग सुना है, हमारा गाड़ी, हमारे पास 4 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर को हम अलाइनमेंट के लिए वर्कशॉप में लेके जाते. राइट, सेम लाइक दैट. कुछ लोग मुझे लास्ट वीक भी किसी ने मुझे पूछा, सर बॉडी करेक्शन कितने बार करना है, ये कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कितने बार करना है, बॉडी करेक्शन कितने बार करना है, अलाइनमेंट कितने बार करना है. हम कितना फिजिकली एक्टिव हो उतनी बार करना है. ये आपने मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब दे दिया. हाँ, पूछने वाला था आपसे. हाँ जी. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर सम डूस एंड डोंट्स. वो भी देखो जी, अभी कितना तो आई कैन हेल्प द पीपल बाय टेलिंग दिस, ये कैसे मेंटेन करना है, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. मतलब हमारा रोड में, हमारा गाड़ी है, हमारा रोड में पिट होल्स, गटर्स और हम्प कितना कम है, उतना हमारा गाड़ी का अलाइनमेंट खराब नहीं होगा. राइट, सेम लाइक दैट हमारा लाइफस्टाइल में भी हम थोड़ा सा केयर करना है. थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह वो हम किया तो इट विल बी मेंटेन इन अ बेटर वे. हम कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, सुबह से शाम तक ऐसे बैठ रही है, फिर भी आके डॉक्टर को बोल रहे लाइक मेरा घुटने में पेन है. आप सुबह से शाम तक घुटने को बेंड कर रहे हैं ना. ऑफ कोर्स ऑल दीज आर ब्रेन इज लर्निंग ऑल दीज थिंग. तो उनको सीधा करना पता नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप बैठ रहे हो. तो बैठने के टाइम भी वी कैन कीप द लेग स्ट्रेट. So these are the things, there are, it is a random question का हमारा ये आज खत्म नहीं होगा, उतना बड़ा वीडियो होगा. समझ गया मैं. तो आपके हिसाब से इस पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हमको महीने में एक बार कराना है, या महीने में 2 बार अलाइनमेंट कराना है, या साल में एक बार करवाना है. उसके लिए असेसमेंट है. मैंने आपको पहले बोला था ना, ये 145 डिग्री है, बेंडिंग 145 डिग्री, एंड इसको सीधा करने में हम एक्सटेंशन बोलते हैं, नी एक्सटेंशन, उसमें 0 डिग्री है. कुछ लोगों को -5 तक जाएगा. तो दैट इज एक्चुअली द नॉर्मल. ये कुछ बहुत लोगों को नी पेन है, उन लोगों को दे कांट डू कंप्लीट एक्सटेंशन, नहीं पॉसिबल नहीं है. 5 डिग्री में ऐसे बेंड ही रहेगा, उसको हम एक्सटेंसर लैग बोलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ रीजन फॉर दैट. इट इज नॉट ओनली कुछ लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगी. नहीं, एक्चुअली हड्डी को राइट प्लेस में लेके आना है. सेम लाइक हमारा गाड़ी हम कितना चल रही है, हम उसको अलाइनमेंट चेक करना है, अलाइनमेंट सही करना है, उसके बाद गाड़ी विल वर्क वेल. अदरवाइज हम कुछ भी करने के लिए कोशिश किया तो इट विल मेक एन इंजरी. आपके पास जैसे पेशेंट आया तो आप उसका हेल्थ केयर का प्लान किस तरीके से बना कर देते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करिए. मेजरली मेरे पास कोई भी पेशेंट आ रहे हैं पेन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा, मैंने पहले भी मेंशन किया है, हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसे ही है. कुछ लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम्स का नहीं है, दे आर स्पेशली मेंशनिंग पेन. मुझे दर्द है, दर्द तक वो बर्दाश्त करेगा. दर्द आने के टाइम वो दे विल कम एंड दे विल टेल मुझे ठीक होना चाहिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक कर दीजिए. उस टाइम तक दे विल एडजस्ट कुछ भी करके, मालिश करके, घर का मैंने क्लीनर को भी बोलेगा थोड़ा मालिश करो, मुझे ठीक करो. तो ऐसे ही दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आने के टाइम हम असेसमेंट करेगा, फिर हम ऐसे we can divide into 2 parts majorly. One is called conservative management, one is called therapeutic management. उसमें क्या है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में पेन के लिए बस मतलब पेन रिलीव करना है. तो फर्स्ट एक्यूट स्टेजेस में हम पेन के लिए बस करेगा. तो उसमें कुछ भी पेशेंट्स को स्वेलिंग होगा, इंजरी हो गया, कल परसों इंजरी हो गया, लाइक एंड दे गॉट अ स्वेलिंग एंड दे कुडंट एबल टू वॉक. उसके लिए हम पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके पेन को थोड़ा सबसाइड करेगा. उसके साथ साथ द नेक्स्ट लेवल इज थेरापेटिक मैनेजमेंट. थेरापेटिक मैनेजमेंट में क्या है, उसको पेन क्यों आ रही है, किस रीजन से आ रही है, उसके लिए डिस्क हम बनाएगा, लाइक उनको बताएगा ये कितना आपको अफेक्टेड है, वो कितना दिन लगेगा, उसमें क्या क्या करना है, वो सारी एडवाइस देके उसको हम सेट करेंगे. सो दिस इज हाउ इट इज अ प्लान, इट्स अ प्लान टू वर्क. तो पेशेंट को भी काउंसलिंग का जरूरत है. पेशेंट को बताना पड़ेगा ये नॉर्मल सेशन नहीं है, मतलब उसको एक ट्रीटमेंट हर दिन 40-45 मिनट लगेगा.
तो उसके लिए भी हम सारी चीज पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के पहले हम काउंसलिंग देना पड़ेगा. दिस इज द प्रोसेस, इट शुड बी लाइक दिस. ये कितना टाइम, हफ्ते में कितना बार आप करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे, ये सारी डिस्क्रिप्शन. दिस इज हाउ इट इज. आपने सोने के लिए टिप्स दिए, आपने बैठने के लिए टिप्स दिए, ठीक है. इसके अलावा और क्या चीजें की जा सकती हैं पेन को प्रिवेंट करने के लिए, अपनी जो मसल अलाइनमेंट है वो गड़बड़ होने से बचाने के लिए, बोन अलाइनमेंट है उसको गड़बड़ होने से बचाने के लिए, इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? मेजरली आपने एक वेरी क्रूशियल क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन पूछा है. एवरीवन शुड नो दैट हमारा घर पे बिल्ली होगा, शायद डॉग होगा, कुत्ता होगा. सो नहीं तो हम स्ट्रीट में देखा होगा. सो ये बिल्ली, कुत्ता और एनिमल्स, एनी एनिमल्स आफ्टर ए स्लीप, नींद के बाद उठ के they used to stretch their body. Right. Actually it is very essential. हम भी ऐसे होना चाहिए. हम भी डेली हमारा बॉडी को थोड़ा हिलना है. Okay. हम उठने के बाद, हमारा बेड से हम उठने के बाद भी हमारा बॉडी को हम थोड़ा सा हिलना है, ऊपर साइड तो सब करके देखना है. तो नीचे हमें झुक के देखना है. तो देखने में हमको पता चलेगा तो कुछ कमी लग रही है, ये पूरा नहीं जा रही है, पूरा नहीं हिल रही, कुछ भी दर्द है तो प्लीज अपने आप ट्रीटमेंट मत करो. पहले अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले आपको समझ आ रही है इधर कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई टू फाइंड एन एक्सपर्ट नियर बाय. आपका पास में कोई भी डॉक्टर है तो उनसे पूछ लो, ओपिनियन ले लो. आपको फिर भी डाउट है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ओपिनियन ले लो. ओपिनियन लेने में हमको ज्यादा खर्चा नहीं है, तो पूछ लीजिए. आपको मुझे ऐसे वाला प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा पैर नहीं अच्छी तरह नहीं मुड़ रहे, नहीं सीधा नहीं हो रही है, मेरे नेक में पेन आ रही है, एक क्या अर्ली डिटेक्शन किया तो अच्छा है, तो हमारा ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं बढ़ेगा. सो हमारे पास कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट के लिए और कुछ भी मतलब नहीं है, पेन ही है. उनका लैंग्वेज में पेन है. अभी मेरा बॉडी में पेन है, अभी नहीं है. ट्रीटमेंट के पहले बोलेगा अभी पेन है, ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट अच्छा है तो बोलेगा पेन नहीं है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है तो पेन है, उस टाइम भी पेन है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक नॉर्मली हमारा ट्रीटमेंट हम दो डिवाइड करेगा. वन इज कंसर्वेटिव मैनेजमेंट, एक थेरापेटिक मैनेजमेंट. वो कंसर्वेटिव मैनेजमेंट में हम पेन के ऊपर ज्यादा. डॉक्टर साहब, क्या आप सर्जरी भी रेकमेंड करते हैं, या किन पेशेंट्स को आप सर्जरी रेकमेंड करते हैं? That would be the right question. कि भाई अब सारे तरीके के ट्रीटमेंट ट्राई करके देख लिए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सर्जरी ही होनी है, तो किस केस में होती है? नहीं जी, उसमें थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन में. ओके. मतलब मैं सारी मेरा पेशेंट गिनी पिग नहीं है. ओके. मैंने इतनी साल प्रैक्टिस में मैंने क्या सीखा है, लाइक डोंट एक्सपेरिमेंट विद द पेशेंट. पेशेंट को हम बेवकूफ नहीं बनना. उसका मतलब है वी डोंट नो समथिंग. हमको उसका किस चीज में हमको क्लैरिटी नहीं है, वी विल डू एक्सपेरिमेंट. सो दैट इज एक्चुअली रूइनिंग, इट विल रूइन माय प्रैक्टिस आल्सो. वो एक्चुअली एथिकली इट इज रॉन्ग, बिकॉज आई लाइक दिस इज हाउ वी ब्रॉट अप. सो वी कांट बी लाइक हमारा इतना क्वालिफिकेशन क्यों किया, इतना पढ़ाई क्यों किया, इतना एक्सपीरियंस का मतलब ही वही है, वी शुड नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट विद द पेशेंट. सो मेरा सारी ट्राई करके मैं ठीक नहीं हुआ तो पेशेंट को, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. मेरा हिसाब से वी हैव द नॉलेज एंड हम देखेगा, हम असेसमेंट करेगा, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है हम उस टाइम ही बताएगा पेशेंट को. देयर आर पेन के लिए देयर आर लॉट ऑफ रीजन, और प्रॉब्लम्स के लिए देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. वी विल चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज. दुनिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वी हैव टू बी अपडेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसके लिए अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डेली मेरा है, हर महीने में सर्टिफिकेशंस, वो बहुत सारी चीज करते रहना है. लाइक वी कैन अपडेट बिकॉज साइंस इज इवॉल्विंग एवरी डे, उसका स्टडीज हो रही है. तो आप कैसे अपडेट करते हो अपने आप? लाइक जस्ट बाय स्टडीइंग, और यू डू समथिंग एल्स आल्सो? नो, मैं पेशेंट्स के ऊपर मैं डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं करती. like by studying there are a lot of CMEs and continuing medical education है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है. सो उसमें अटेंड कर सकते हैं. बाहर का भी अभी मेजरली मेरा लास्ट डिग्री यूएसए से है, सो मुझे उधर ज्यादा कनेक्शंस है, तो दे विल हेल्प मी फॉर न्यू थिंग्स. सो उस हिसाब से मेरा अपडेट होते रहते हैं. तो सर्जरी, आपका क्वेश्चन का जवाब है,
सो मैं पेशेंट्स को मेजरली देखने के टाइम मैं पेशेंट्स को दो चीज में कंसिडर करता हूँ, लाइक ओनली सॉफ्ट टिश्यू, ओनली हार्ड टिश्यू। स्पेशली हार्ड टिश्यू को हम बोन्स को हार्ड टिश्यू बोलते हैं। तो बोन्स में कुछ फ्रैक्चर है, कुछ ज्यादा डिजनरेटिव चेंजेस है, उसके लिए सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। सर्जरी ओनली कैन डू दैट, बिकॉज ऑलरेडी उधर स्ट्रक्चर खराब हो गया है। हमारा हड्डी मतलब हमारा फ्रेम है, तो वो फ्रेम को आई एम नॉट ए मैजिशियन, आई एम नॉट ए गॉड, मैं ईश्वर नहीं हूं आपका हाथ लगा के, और आपने थोड़ी देर पहले मुझे किसी के बारे में बोला टीका 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 मारे पे हाथ लगा के, मैं ऐसे मैजिशियन नहीं हूं। आई एम नॉट ए मैजिशियन, आई कैन नॉट चेंज any structure in your body, but I can change its form. उसका वो गलत तरीके पे तो उसको सही तरीके लेके आने के लिए मैं हेल्प कर सकता हूं, बाकी भी आपका बॉडी करना है। मैजिक और गॉड इज इनसाइड यू। यू कैन से गॉड और यू कैन से मैजिक, यू कैन से एनीथिंग, दैट इज आपका बॉडी के अंदर ही है, आपका ब्लड ही आपका जीवन, तो वो करेगा। उसको पता है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, मेरा एक इंस्टाग्राम में एक वीडियो बनाया मैंने, तो एक प्लांट, एक पौधा टूट गया, उसमें उसके नीचे आप पानी डालो और फर्टिलाइजर डालो और कुछ भी करो, वो सीधा नहीं होगा। मे बी वो जिंदा रहेगा बट वो सीधा नहीं होगा। उसके ऊपर आप पूजा भी करो, आप पूजा पाठ भी करो, आप सीरियसली दिस इज व्हाट डूइंग राइट। हमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम पुजारी के पास जाते हैं, हम किसी और सिद्धि लोग के पास जाते हैं, और ठीक करो बाबा जी मुझे ठीक करो, और क्रिश्चियंस और मुस्लिम सब लोग अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। सो दे विल डू एनी पूजा। सी उसका जरूरत देखो जी, ऑलरेडी टूटा है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, द मैजिक इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। मैं उसको सीधा करके अलाइनमेंट में लेके आके, बॉडी को एक फंक्शन है, बॉडी को एक स्ट्रक्चर है, उसको सीधा रखो, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट टू क्योर। तो हड्डी टूटा है, हड्डी में कुछ फ्रैक्चर है, उसके लिए मुझे कुछ भी रोल नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन विल फिक्स इट। तो ज्यादा डिजनरेटिव चेंजेस अभी शोल्डर जॉइंट में और नी जॉइंट में डिजनरेटिव चेंजेस ज्यादा हो गया, आर्थराइटिक चेंजेस ज्यादा हो गया, आर्थराइटिस ज्यादा हो गया, सारी बर्नआउट हो गया, उसका शेप भी खराब हो गया, उसके लिए मेरा रोल कुछ भी नहीं है। तो सर्जन विल डू इट, सर्जन दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब रियली। आफ्टर दैट उसके साथ भी हमारा काम भी है, उसका प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब है, बिकॉज उसके बाद भी पेशेंट को चलना फिरना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म वी हैव टू करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई ऑलवेज प्रमोट ऑल द स्पेशलिटी। किसी को पेट में इन्फेक्शन है, मेरा रोल कुछ नहीं है, वो उसके लिए the gastroenterologists they are the best. So सब सारी चीजों के लिए एक पेशेंट आया था, उस पेशेंट को एक that is very crucial because उस पेशेंट को इन्फेक्शन आया था हमारा दिल्ली में ही है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, they did a very good job, they saved her leg, उनका पैर सेव कर दिया। बट क्या था, बट सेव करने के टाइम पे एक चीज एक्चुअली दे डिडंट डू इट, दे एक्चुअली वो रिहैब का पार्ट था, वो दैट इज वेरी क्रूशियल पार्ट, बिकॉज व्हाइल सेविंग दे फॉरगेट अबाउट द मसल एक्टिविटी एंड एवरीथिंग। उसके वजह से ये स्किन पूरा स्टिकी हो गया, उसमें रेस्ट्रिक्टेड हो गया, पूरा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अभी हम उसके ऊपर कितना भी कीचो मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, रिलीज करो, ड्राई नीडलिंग करो, व्हाटएवर वी आर डूइंग, व्हाटएवर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट क्या क्या करोगे वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रक्चर शॉर्ट हो गया। हमारा शर्ट में इधर से इधर तक इतना लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, तो उसमें कुछ भी हम स्टिच किया तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम शॉर्ट। सेम लाइक दैट वो शॉर्ट हो गया स्ट्रक्चर्स, उसको हम सीधा, अभी उसके लिए प्लास्टिक सर्जन का जरूरत है। तो सारी स्पेशलिटी इज इम्पोर्टेंट, तो ऑलवेज आई प्रमोट ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द नीड। सो डॉक्टर साहब एक चीज मुझे याद आ रही है, नॉक नीज और फ्लैट फुट, ये बहुत लोगों को होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये रेयर कंडीशन है, ज्यादातर काफी लोगों को होता है, ये नॉक नीज भी होते हैं। क्या ये बचपन से ही ठीक किए जा सकते हैं? Yes, that is a better way. टीनेज में अभी एक्चुअली हमारा उसको बोलते हैं बोन ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मीन एक बोन पूरा रेडी होने तक, एक्चुअली बाय बर्थ हमारा बोन पूरा ग्रोथ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वी एवरीवन नो दैट एक अडल्ट एज तक वो लेंथ बढ़ जाएगी, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
तो ऑसिफिकेशन मीन वो कंप्लीट एक बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसे स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लाइक वो मेडिकल सब्जेक्ट हो जाएगी ये लेमैन के लिए। तो ये क्या है, लाइक हमारा बॉन्ड में एक फॉर्मेशन, कंप्लीट फॉर्मेशन को बॉन्ड ऑसिफिकेशन बोलती है। तो ऑसिफिकेशन कंप्लीट टीनेज के बाद दैट विल बिकम कंप्लीट। उसके पहले हम करेक्शन किया तो दैट इज वेरी इजी टू। तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं? नॉकनीज कैसे करेक्ट कर सकते हैं? नॉकनीज हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका सपोर्टिव, एज आई मेंशन बिफोर, मैंने पहले मेंशन किया था, हड्डी है, हड्डी को सपोर्ट करने वाला मसल्स है। तो मसल्स किस मसल्स टाइट है उसको रिलैक्स करके किस मसल एक्टिवेट करना है उसको एक्टिवेट करना है, फिर हम बोन को एडजस्ट करना है, उसको सिखाना है। बिकॉज हर चीज हमारा बॉडी इट विल अब्सॉर्ब, हमारा ब्रेन, हमारा हर बॉडी, इसको मसल मेमोरी बोलती है। तो एक सर्कस वाला रोप के ऊपर कैसे वॉकिंग कर रहे हैं, एक्चुअली दैट इज हिज मसल मेमोरी। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो का वर्ड में, मतलब हमारा एक चीज सीख लिया, इट्स ए न्यू पैथवे। सो एक कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन है, उसको सिखाना भी। करेक्शन के बाद ऐसे छोड़ना नहीं पेशेंट को, हम उसको सिखाना है। इसलिए हम रिहैब के लिए पेशेंट्स को बुलाती है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे वोंट कम। वो करेक्शन हो गया, अभी ठीक है, डॉक्टर साहब का जरूरत नहीं है, जाइए। फिर एक हफ्ते के बाद फिर आके अगेन कंप्लेन, मैंने बोला यही मैंने आपको बोला था। तो नॉकनीज जो है हमारा वो ठीक हो सकता है पूरे तरीके से? क्यों 100% करेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफॉर्मिटी नहीं है। तो डिफॉर्मिटी मींस उसमें फॉर्म चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। मतलब हमारा मेडिकल सिस्टम में पहले मेंशन किया ना, वो खींच के दर्द आने तक, हमारा पूरा काम बंद होने तक वो चलेगा। उसके बाद आ गए तो फिर सर्जरी करना पड़ेगा। तो मतलब वो बोन का शेप है ना, वो हट गया तो वो खराब हो गया तो फिर सर्जरी करना पड़ेगा। फिर फ्लैट फुट भी बहुत बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है इंसोल्स। आर्च फिट इंसोल्स बोलती है उसका देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसोल्स आर देयर। वन इज कस्टमाइज्ड वन, एक वन इज नॉर्मली डिफॉल्ट सिस्टम में एक नॉर्मल इंसोल, रेडीमेड इंसोल मिलेगा। मेरा हिसाब से रेडीमेड इंसोल काफी है। कस्टमाइज्ड इंसोल से बेटर रेडीमेड इंसोल काफी है। उसके हिसाब से इट इज लाइक अ मोल्ड। आपका पैर का क्या शेप चाहिए, आप उस हिसाब से आपका शूज के अंदर डालो, ऑटोमेटिकली आपका पैर उस शेप में आ जाएगी। That is actually the major work. Believe me, that is very important in every human body, because किसी का भी पैर सही नहीं है, क्योंकि सारी बॉडी वेट उधर आ रही है। एक एग्जाम्पल है पिज्जा टावर, लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा। लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा क्यों लीनिंग है, क्यों ऐसे टेढ़ा है? क्योंकि बेसमेंट सही नहीं है। बेसमेंट ठीक करो जी, आपका बॉडी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। नॉकनीज और फ्लैट फुट से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? नॉकनी से बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली नॉकनी आने के पहले इट इज हैपनिंग इन द फुट। आपका बेसमेंट का प्रॉब्लम है, आपका नी में भी असर पड़ रहा है, क्योंकि किसी का फुट अंदर की तरह आ रही है, ऑटोमेटिकली घुटना पास में आ जाएगी। सो दैट इज द रीजन। तो उसके वजह से देखो जी, अभी हमारा नी का अलाइनमेंट खराब हो गया, नी स्टार्टेड टू बीट ईच अदर। यही सेम चीज है हमको 50 उम्र के बाद आर्थराइटिस का सेम चीज हो रही है। सो डिजेनरेटिव चेंजेस, तो सारी बर्नआउट हो गया, फिर आगे चलना फिरना मुश्किल होगा, फिर सर्जरी करना पड़ेगा। तो दैट विल अफेक्ट नी का बस नहीं है। आप ऐसे मत सोचो फ्लैट फुट और प्रोनेटेड फुट, उसके वजह से नी का बस नहीं है, ये सारी अलाइनमेंट खराब करेगा। ये हमारा स्पाइन, हमारा डिस्क बल्ज, हमारा हिप में प्रॉब्लम, हमारा एसआई जॉइंट, शायाटिका पेन, एंड बैक में हंच बैक, हमारा नेक में सर्वाइकल इश्यू, फ्रोजन शोल्डर, पीए शोल्डर, वेर्टिगो, ऑल दिस टीएमजे, इवन टीएमजे इश्यू भी हमारा फुट सही नहीं है तो, हमारा बेसमेंट सही नहीं है तो हमारा इस जॉइंट में भी अफेक्ट हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बिल्डिंग सीधा खड़े होने के लिए हमारा बेसमेंट सीधा होना चाहिए। अच्छा, मुझे पैर से याद आया, काफी पहले की बात है, तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन रनिंग करा करता था, ठीक है, तो मेरे ना इसमें हील जो है, हील जो जहां से शुरू होती है आगे की साइड से, वहां पर एक बिल्कुल एक्सक्रूशिएटिंग पेन शुरू हो गया था। और वो इतना ज्यादा पेन था, मतलब जैसे आप बैठे हुए हो तो थोड़ी देर में उठोगे तो फिर दर्द शुरू होगा, थोड़ी देर में पैर गर्म हो जाएगा, चल फिर लोगे फिर ठीक हो जाएगा। वो क्या होता है? वो दिस इज कॉल्ड द प्लांटर fasciitis। ओके, उसको क्या है, हमारा फुट में, आपने अभी हम सेम चीज बोल रहे थे ना, उसका मतलब है आपका वो पैर है ना फ्लैट फुट हो रही है,
उसको हम एक्चुअली फ्लैट फुट नहीं बोलती, उसको प्रोनेटेड फुट बोलती है। मतलब आपका फुट दबना शुरू हो गया। इसमें हमारा फुट में एक आर्च है, उसको हम मिडिल आर्च बोलती है। तो वो आर्च है ना अराउंड 1.5 इंच हाइट होना चाहिए, करेक्ट। तो उसमें उसमें कम होने की वजह से इधर देखो, इधर कितना खिंचावट हो रही है, उतना खिंचावट हमारा प्लांटा फेशिया में, फेशिया मींस एक एक स्किन जैसे एक थोड़ा सा टाइट बैंड है, उस बैंड में खिंचावट पड़ेगा, उस खिंचावट का दर्द भी आपको आएगा। उसका कंटिन्यूएशन भी है। तो कुछ लोग है ना, हमारा सारे लोग ऐसे करते हैं, कुछ मेडिसिन इंजेक्शन कुछ एडजस्ट करके करके, तो एडजस्ट करना, वॉक करना शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वॉक करोगे बिकॉज दर्द है। तो धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड कैल्केनियल स्पर। उधर नीचे हमारा हील के नीचे कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगी। सो एज अर्ली एज पॉसिबल बेटर ऑप्शन है हमारा इंसोल, शूज के अंदर इंसोल होना चाहिए। सो इसमें जो पेन होता था, तो मैंने क्या किया कि हाँ, मुझे किसी ने पूछा जब वो आपके पेन हो रहा था, तो क्या आप जो है वो कुशन वाले शूज पहन के भागते हैं और हील्स पर भागते हैं? इसका हाँ, मैंने कहा मैं हील्स पर भागता हूँ, कुशन वाले शूज पहनता हूँ, उसमें कुशन बहुत होता है। तो उसने कहा कि आप पतले सोल के जूते पहने और थोड़ा सा जो है अपने टोज पर आप भागने की प्रैक्टिस करें, हील पर ना जाए। तो मैंने अपना वो बॉडी पोस्चर चेंज किया, मैंने अपना टोज पर भागना शुरू किया। जैसे ही मैंने टोज पर भागना शुरू किया, सो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, कितना ज्यादा पेन मेरी काफ्स में शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि इतना ज्यादा पेन भी होता है कभी तो, लेकिन पेन वाज टेम्परेरी, इट वाज लाइक 7 to 8 days पेन केप्ट ऑन हैपनिंग। बट मेरा जो वो टो वाला, उसमें हील वाला जो पेन था, वो पूरे तरीके से चला गया एंड दैट हैज नेवर कम बैक, कभी भी नहीं हुआ। बट देयर वाज अ टेरिबल टेरिबल पेन। मुझे कई महीने तक, ऑलमोस्ट 6 to 8 months तक मुझे उस पेन को जो है वो झेलना तो पड़ा। आप उस पेन के लिए आपने क्या किया? सो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना पोस्चर चेंज किया। नहीं, वो आपको काफ में पेन आया ना, अब उसके लिए कुछ काफ में पेन वो सिर्फ इसलिए आया कि भाई मसल्स टाइट नहीं, मसल्स को जो है आदत नहीं थी। तो आप उसके बारे में आपको क्या ज्यादा कैसे पता आपको? उसका उस वही होगा। हाँ, वो यही है प्रॉब्लम। मैंने ऐसे पूछा क्योंकि लोगों को यही समझ रहे, सब लोग अपने आप डॉक्टर बनने के लिए कोशिश करते हैं। अभी भी कंसल्टेशन के लिए भी लोग आते हैं, लोग मुझे शायटिका है, मैंने बोला वो क्या है जी, मुझे बताना प्लीज। मुझे वो है, मेडिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ये प्रॉब्लम हुआ ना, ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपका बायोमैकेनिकल चीज है। लाइक देखो जी, यही मैंने पहले भी हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू किया, उस टाइम भी मैंने बोला था, किसी को भी पता नहीं कैसे बैठना, कैसे लेटना, क्या करना, क्या करने में दर्द होते हैं। आप इसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। आप इसके बारे में, क्योंकि आपको टेंशन ज्यादा रहेगा, तो आपको क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चलेगा। आप कोई भी बोलेगा तो बिलीव करेगा। बेटर ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट। आपको लग रही है एक्सपर्ट है वो, उनको कुछ पता है, उनके उनके पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्यों दर्द आया। एक्चुअली उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली वी विल गो टू नियर बाय फार्मेसी में जाके कुछ भी मरहम, कुछ भी स्प्रे लगा के हम वो सेट करते हैं। एक्चुअली उसमें गलत क्या है, वो पेन रिड्यूस हो गया तो, पेन आपको ठीक हो गया तो मैं बोलूं आपका प्रॉब्लम उधर से शुरू, आपका प्रॉब्लम उधर से हुआ है, क्योंकि आपका उस एरिया पे ऐसे ही आपको सेट हो गया। अभी आपका मन में क्या है, रनिंग के टाइम आपको टो में रन करना है, बट इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट एट ऑल गुड। तो हर चीज करने के पहले, इसलिए इतना बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर्स, एथलीट्स, दे आर हायरिंग डॉक्टर्स, बिगर बिगर डॉक्टर्स। क्यों इतना इतना पैसा खर्चा करके? क्यों? क्योंकि उन लोगों को इंजरी नहीं होना चाहिए आगे भी। प्रेजेंटली के नहीं है, आपको उस दिन दर्द आया, आपने ऐसे किसी का सेशन लिया, आपने चेंज किया, बट उस टाइम के लिए, बट आगे के लिए प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो इसलिए ऐसे मत कर दीजिए। अभी कुछ भी है तो आप वो एक्सपर्ट से पूछ लीजिए व्हाट इज द बेटर वे, ये लॉन्ग टाइम के लिए ठीक है ना, तो मुझे मुझे ये टेम्पररी रिलीफ बस नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ। बहुत सारी जो डाउट्स होते हैं, वो मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो आप शॉर्ट में 2 टिप्स बताइए जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इंजरी, या किसी भी तरीके की जो है वो प्रॉब्लम हमारे शरीर में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ना हो जाए। तो दो ऐसे टिप्स देके जाइए आप। आप एक बड़ा सब्जेक्ट में आप दो टिप्स पूछ रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल इजी, बट फिर भी मैं क्रिस में बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने आप डायग्नोस मत करो, ठीक है? फिर अपने आप ट्रीटमेंट मत ले लो। आप बेटर टू फाइंड द एक्सपर्ट नियर बाय यू। आपका आसपास में कोई भी एक्सपर्ट है तो उसको फाइंड आउट करो, उनसे पूछ लेना। अभी हमारा डिजिटल मीडिया इतना डेवलप हो गया, इसलिए लोग घर पे बैठ के लाइक दे आर डूइंग ट्रीटमेंट। आई कैन नॉट एडवाइज दैट। फिर एक टिप आपको मैं, वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड वर्ल्ड वाइड लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर आवर होल बॉडी, ब्रीथिंग, बीपी, एवरीथिंग। सो उसमें क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रीथिंग। किसी को भी पता नहीं कैसे सांस लेना, कैसे छोड़ना, तो उस चीज में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दो। फिर किसी भी पोजीशन पे आप बैठ रहे हो तो उसमें ज्यादा देर बैठना मत, ऑलवेज गिव ए ब्रेक। सो उस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारा शरीर एक्चुअली, वी आर लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, हमको हिलना फिरना है, तो इस चीज में आप लोग ध्यान रखना। सो डॉक्टर साहब, आपने ब्रीदिंग के बारे में बताया, जैसे तो ब्रीदिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्विकली 30 सेकंड्स के अंदर एक बार बता दीजिए। जी, ब्रीथिंग में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, बट उसमें एक इम्पोर्टेंट पैटर्न हमारा डायफ्राम। डायफ्राम हमारा बड़ा मसल है, इधर से इधर हमारा डायफ्राम, इधर से एक है, नीचे से भी है। एक्चुअली हमारा डायफ्राम का क्या फंक्शनलिटी है, मेजरली ब्रीथिंग, एंड वो हमारा ट्रंक को भी डिवाइड करती है। वो डायफ्राम के ऊपर हार्ट आती है, लंग्स दोनों साइड, उसके नीचे इधर एक हमारा स्टमक, लिवर, पैंक्रियास है, सारी स्ट्रक्चर, ये सारी एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने वाला। तो ब्रीथिंग में ये क्या है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग ऐसे होती है, हमारा नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। तो सांस लेने के टाइम हमारा पेट भरना है ऐसे, सांस हम छोड़ने के टाइम हमारा पेट अंदर की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे, हमारा लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा टिप है, बहुत सारी चीजें, हमारा बॉडी इतना बड़ा चीज है, बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी चीज हम कर सकते हैं। ठीक है जी, एनीवे आप लोग ट्राई कर दीजिए। कुछ भी आगे आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, हम इधर ही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो भविष्य में हो सकता है हम दोबारा आपसे फिर एक बार डिटेल सेशन और दोबारा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। सो डियर व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय नायर। काफी डाउट्स इन्होंने हमारे क्लियर किए। तो आप प्लीज हमारे वीडियो के अंदर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।